क्या बोला करो? गुड मॉर्निंग क्लास। अब ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द आउटपुट? क्या होगा आउटपुट? जरा ध्यान से देखना। लास्ट टाइम में हमने एक बात डिस्कस की थी कि हम वेरिएबल को लेट से, VAR से और CONST कॉन्स्ट से भी बना सकते हैं, कांस्टेंट। देखना जरा ध्यान से। हमने एक वेरिएबल बनाया 1। कौन सा वेरिएबल बनाया? 1, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2। हमने एक वेरिएबल बनाया 2, न्यू कीवर्ड से बनाया। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से समझना। नंबर में क्या दिया है? 2, यानी 2 किस में आएगा? इस 2 नाम के वेरिएबल में आएगा। लेकिन पहले बात करते 1 की। यहां पर एक वैल्यू बनी, यानी एक ऑब्जेक्ट बना 2। उसका एड्रेस गया किसके पास? 1 नाम के वेरिएबल के पास, यानी 1 इसको क्या कर रहा है? पॉइंट कर। जब हमने बोला ना यहां पर न्यू, यानी एक नया वेरिएबल फिर से बनाओ 2, नया ऑब्जेक्ट फिर से 2 बनेगा और ये जाएगा किस वेरिएबल के पास? 2 के पास। आ रही बात समझ? फिर हम बोल रहे हैं लेट 3 और इसको भी वैल्यू क्या दी है? 2। तो ये जो हमने ये वाला वेरिएबल बनाया था ना, यही किसके पास जाएगा? ऐसा है। आगे बात समझ? यानी अगर आप न्यू करके नहीं बना रहे हो और सेम ऑब्जेक्ट है, तो जितने भी वेरिएबल आप बनाते हैं और जाओगे वो सब उसी को पॉइंट करने लगेंगे। लेकिन अगर आप न्यू बोल रहे हो, न्यू मतलब नया अलग से बनाओ, तो फिर अलग से बनेगा। अब आपसे पूछा गया है, देखना जरा, कंसोल डॉट लॉग, यानी प्रिंट करना है क्या? 1 इक्वल टू, क्या 1 और 2 बराबर बराबर है? इक्वल इक्वल मतलब बराबर, वैल्यू में बराबर। क्या दोनों वैल्यू में बराबर है 1 और 2? हाँ है, यानी ट्रू। क्या 1 और 2 ट्रिपल इक्वल लगा है? यानी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, उनके टाइप भी सेम होने चाहिए और उनका एड्रेस भी सेम होना चाहिए। क्या 1 और 2 का एड्रेस सेम है? नहीं है, दोनों अलग अलग बने, यानी ये क्या होगा? फॉल्स। और ऐसे ही 2 और 3 पूछा गया है। 2 और 3 क्या दोनों सेम है? नहीं है, अलग अलग है, ये भी क्या होगा? फॉल्स। अगर 1 और 3 पूछा जाता तो ट्रू आता, क्योंकि 1 और 3 एक ही है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। आ गई बात समझ में? इक्वल 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 में, इक्वल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आया? इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में रखे वेरिएबल को असाइन करता है। डबल इक्वल वैल्यू चेक करता है अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो, और ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ आइडेंटिटी भी चेक करता है, दोनों का एड्रेस भी सेम होना चाहिए। Which attribute is used to specify the source of a frame? फ्रेम टैग के अंदर आप क्या लगाते हो सोर्स के लिए? SRC लिखते हैं ना, फ्रेम SRC, फ्रेम SRC, और SRC में जाके आप एड्रेस देते हो। Which is the term used to design the layout and structure of a website? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह पूरा सब बनाना क्या कहलाता है? वेबसाइट डिजाइन। Which HTTP status code indicate that are requested when web page is not found? याद रखना, जब भी वेब पेज, किसी भी वेब पेज को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो वेब पेज आपको नहीं मिला, तो एरर आती है 404 नॉट फाउंड। कभी आपने देखा हो, कभी साइट अनअवेलेबल रहती है तो आप साइट को एक्सेस करते हो तो वहां पर छोटा सा लिख कर आता है 404 नॉट फाउंड। इन सबलाइम टेक्स्ट, ये सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सबलाइम प्रोजेक्ट एंड सबलाइम वर्क स्पेस फाइल? देखो सबलाइम जो होता है, सबलाइम हमें दो टाइप से फाइल्स क्रिएट करके देता है। एक तो होता है आपका सबलाइम प्रोजेक्ट और दूसरा होता है सबलाइम वर्क स्पेस। सबलाइम वर्क स्पेस वो होता है जहां पर आप काम करते हो, और सबलाइम प्रोजेक्ट वो होता है जो आप डिलीवर करते हो, तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक फाइल बना के देता है आपको। आप एक फाइल बना रहे हो जिसपे आप काम कर रहे हो, आप उसी सोर्स कोड को डिलीवर थोड़ी ना कर दोगे, तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनती है, वो ये सबलाइम प्रोजेक्ट पे बनती है।
तो आप जब काम करते हो ये दोनों वर्क स्पेस आपके एक साथ काम करते हैं, एक सबलाइन प्रोजेक्ट और एक सबलाइन वर्क स्पेस। तो देखो ये सब पूरा दिया हुआ है इसके लिए, क्योंकि देखना सिंटेक्स हाइलाइटिंग जो होता है ये तो हमारे नॉर्मल एडिटर भी करते हैं ना। आप जब भी कोई एट्रीब्यूट लिखते हो तो उनके कलर अलग हो जाते हैं, कोई टैग लिखते हो उनके कलर्स अलग होने लगते हैं। तो ये जो है ये सब चीजें तो हमारे नॉर्मल एडिटर कर ही रहे ना। अगला बोल रहे हैं दे स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस एंड सेशन सेटिंग अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। तो ये भी हमारे नॉर्मल जो ब्राउजर्स होते हैं वो भी करते हैं। लास्ट में दिया है दे एक्ट एज अ टेम्परेरी बैकअप। टेम्परेरी जो बैकअप होता है ये तो हमारे नॉर्मल जो है वो भी नहीं काम करता और वो हमारा ये भी नहीं करता। तो सही आंसर क्या होगा, ये सबलाइन प्रोजेक्ट और सबलाइन वर्क स्पेस के लिए। हाउ कैन वी चेंज द कलर ऑफ अ टेक्स्ट इन CSS? कलर प्रॉपर्टी होती है, AOT स्टैंड्स फॉर अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। टाइम कंपाइलेशन से आगे होता क्या है, किसी भी कोड को जब आप कंपाइल करते हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है जो डिलीवर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो यूज कर रहे हैं हम तो वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट में जो कोड होता है HTML का वो कंपाइल नहीं होता। HTML का जो कोड होता है वो कंपाइल नहीं होता, इसीलिए हमें किसी भी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसा टैग देते जाते हो HTML में, जैसे जैसे टैग लगाते जाते हो वैसा ही आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले होता जाता है, यानी कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती। कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो जब हम इसमें क्या यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हमको HTML में ही स्क्रिप्ट नाम का क्या दे दिया, टैग दे दिया। हमें क्या दिया गया, स्क्रिप्ट नाम का टैग दिया गया। आप इस स्क्रिप्ट टैग को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एम्बेडेड कर सकते हो, किसके, अपने HTML के पेज के साथ। तो जैसे ही आपका HTML का पेज रेंडर होगा वैसे ही आपका स्क्रिप्ट भी रेंडर हो जाएगी, उसका आउटपुट मिल जाएगा। आपको अलग से अपने स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करने की जरूरत तो नहीं होती ना, इसीलिए बोला गया अहेड ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन से आगे आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, बोलो। What is the purpose of CSS in a website design? CSS से आप क्या करते हो, स्टाइल्स देते हो। To style a web page. Identify the feature of photo editing. एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग, ये सब कुछ होता है आपका किसमें, आइडेंटिफाई द टेबल क्लास नॉट सपोर्टेड बाय CSS। इनमें से टेबल की कौन सी क्लास नहीं है, स्ट्रिप्ड होती है, ऑल्टरनेट बॉर्डर, ऑल्टरनेट कलर आ जाता है, सेंटर्ड, सेंटर में आ जाता है, HO वेरिएबल भी होती है, होती कौन सी नहीं है, टेबल की क्लासेस लिखी थी ना, पता है ना क्यों लिखी थी, अब समझ में आ रहा है वो सारी क्लासेस क्यों लिखाई गई थी, इसलिए। वो व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टाइल क्लास, इनमें से कौन सा सही नहीं है स्टाइल क्लास के लिए। स्टाइल क्लास क्या करती है बताओ, स्टाइल क्लास क्या करते हो आप स्टाइल से, बोलो। स्टाइल सीट होती है ना, बस। अब देखो जरा क्या है, अप्लाई ओनली स्पेसिफिक एलिमेंट टाइप डिफाइन इन अ स्टाइल सीट। स्पेसिफिक टाइप के लिए तो होता नहीं है। आगे क्या बोला है, डिफाइन स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी एलिमेंट, ये भी सही है। अगला क्या है, स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रीसीडेड बाय एन अंडरस्कोर, ये गलत है। कोई भी क्लास जब भी आप कॉल करते हो, आप स्टाइल सीट के अंदर कभी अंडरस्कोर लगाते हो क्या, किसी को भी कॉल करने के लिए आप डॉट लगाते हो, हैश लगाते हो, टैग का नाम लिखते हो, कोई भी स्पेसिफाइड टैग है, लेकिन आप कभी क्या नहीं यूज करते, अंडरलाइन यूज नहीं करते। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रीसीडेड बाय पीरियड यानी डॉट, डॉट लगता है। अगर आप क्लास यूज कर रहे हो तो डॉट लगाओगे। तो आप किसी टैग के नाम से भी उसको कॉल कर सकते हो,
ठीक है ना। आप आईडी वगैरह बनाकर भी किसी को कॉल कर सकते हो, आप क्लास से भी यानी डॉट लगा के भी कॉल कर सकते हो, लेकिन आप अंडरस्कोर से कॉल नहीं कर सकते। अंडरस्कोर कोई भी मेथड या तरीका नहीं होता किसमें, स्टाइल क्लास के अंदर। हाउ मेनी ब्रेक पॉइंट आर प्रोवाइडेड बाय W3 CSS। याद रखना W3 CSS रिस्पॉन्सिव जो होता है वो आपको 3 टाइप के ब्रेक पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। 3 टाइप की स्क्रीन होती हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। स्मॉल मतलब मोबाइल फोन्स, मीडियम मतलब टैबलेट और लार्ज मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन। आ गई बात समझ में। तो 3 टाइप के ब्रेक पॉइंट आपको क्या मिलते हैं यहां पर, W3 रिस्पॉन्सिव CSS प्रोवाइड करता है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट will allow us to perform operations on it without affecting its image quality। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, बिना इमेज की क्वालिटी को ड्रॉप किए उस पर क्या करना, इफेक्ट्स डालना। क्योंकि अगर इमेज की क्वालिटी ड्रॉप हो रही है तो फिर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हुए नहीं। जैसे आप क्या लगाते हो, फिल्टर्स लगाओ या फिर आप लेयर्स लगाओ, लेयर्स पे काम करो, तो इमेज की क्वालिटी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए ना। तो ये आपका क्या होता है, इमेज क्वालिटी। एन AngularJS एप्लीकेशन इज लॉन्च यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव। आपको पता है जो सबसे मेन डायरेक्टिव होता है वो होता है ng ऐप, जिससे AngularJS क्या होता है, लॉन्च होता है। फिर बाकी सारे आते हैं अंदर, है ना। ng बाइंड लेना है, क्लिक लेना है, मॉडल लेना है। Which W3 CSS class should be used to create a container with a maximum width of 1024। देखना ये डायरेक्ट क्लास दी है W3 डैश कंटेंट, कितने के लिए, 1024 के लिए। और इससे कम वाला भी एक होता है W3 डैश कंटेनर, इसके आगे ही क्वेश्चन आएगा इसी में। Which W3 CSS class is used to create a responsive grid, है ना, W3 डैश रो। और इसी के अंदर जाके आप स्मॉल मीडियम लार्ज में क्या बनाते हो, कॉलम्स बनाते हो। हर रो में कितने कॉलम हो सकते हैं, टोटल 12 कॉलम। विच इज इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जो आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट, जो आपके साइड पे, क्लाइंट की साइड पे, ब्राउजर की साइड पे, ब्राउजर ही आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है ना, उस पर जो काम करता है। क्या पर्पज होता है, टू मेक द फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का क्या बनाना, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वेबसाइट का वो होता है जो आपको दिखता है, आपको कोई वेबसाइट कैसी दिखती है वो उसका फ्रंट एंड होता है, और कोई वेबसाइट कैसे बिहेव करती है वो उसका बैक एंड होता है। यानी जो डिजाइनिंग होती है वो पूरा क्या होता है, आपका फ्रंट एंड होता है, और उसकी वर्किंग जो होती है वो क्या होती है, उसका बोलो बैक एंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द लेयर पैनल। इनमें से लेयर पैनल का कंपोनेंट कौन सा होता है, थंबनेल, लेयर्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ा हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी क्या होते हैं, आपके लेयर पैनल के कंपोनेंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो चेंज कर सकती है। HTML का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं आप, HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। What scale the background image as large as possible। जितनी बड़ी स्क्रीन खोलेगी उतनी ही बड़ी बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। क्या देते हैं अपन उसमें, बोलो क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का नाम बताओ, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज जिसकी वैल्यू आप क्या देते हो, कवर देते हो। कोई जैसे डिफॉल्ट क्या होता है, बैकग्राउंड में जो आपने इमेज वगैरह मान लो लगा रखी है, अगर इमेज का साइज छोटा है तो वो पूरी वेबसाइट पे रिपीट हो जाती है ना, है ना। अगर आप बैकग्राउंड साइज में जाके उसकी वैल्यू दे रहे हो कवर, तो वो जो इमेज है ना वो पूरे पे कवर करके आएगी पूरे को, वो होता है बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू होती है कौन सी, कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट आइटम इन सेंटर। सेंटर में देना है,
यानी लिस्ट बनानी है और उसमें क्या लगा देना, W3 डैश सेंटर। ये देखो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और उसमें क्या दे दिया है, सेंटर। पहला आइटम है उसमें क्या, ये बनाना, और दूसरा आइटम है क्या, ग्रेप्स, और फिर यूएल को बंद कर दिया। तो देखो ये सेंटर। ये देखो ये तरीका ही गलत है। W3.ul तो होता ही नहीं ना, इसमें भी गलत है। लास्ट में क्या है, इसमें सेंटर टैग ही नहीं लगा। व्हाट इज द प्राइमरी सेंटर टैग, क्या सेंटर ये क्लास है, इसमें सेंटर आई कहां। सेंटर टैग दो चीजें होती हैं, HTML में एक टैग होता है सेंटर टैग। आप इस सेंटर टैग के अंदर जो कुछ भी रख दोगे वो बीच में आएगा बिल्कुल। और एक क्लास भी होती है W3 डैश सेंटर, जिसके अंदर आप दे दोगे वो उसको वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसमें तो दिया है, इसमें डॉट लगा दिया है, इसमें दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिया। What is the primary function of the text editor like Notepad and Sublime Text? प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो देखना, राइटिंग एंड एडिटिंग कोड फॉर टेक्स्ट फाइल्स। क्रिएटिंग ग्राफिक्स का कोई मतलब ही नहीं, ग्राफिक्स तो अपन फोटो एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर से बनाएंगे। मैनेजिंग लार्ज टेबल डेटा टेबल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। रनिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो क्या है अपना, राइटिंग एंड एडिटिंग कोड फॉर टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के लिए कोड को राइट करना और एडिट करना। Which of the following is not true about W3 CSS? इनमें से W3 CSS के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो बोल रहे हैं W3 CSS is not a standard CSS, जबकि है, तो ये हो गया। आगे मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव होता ही है, हमने पढ़ा था लास्ट में। प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउजर, सारे ब्राउजर्स पे इक्वालिटी के लिए। एंड इट प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस, स्मॉल मीडियम लार्ज। W3 CSS इज W3 CSS क्या है, CSS का एक फ्रेमवर्क है। टेक्स्ट ओनली ब्राउजर्स कंटेन दिस, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, याद करो। अगर कोई ब्राउजर ऐसा है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है, तो क्या होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होकर आता है, कल ही डिस्कस किया था। विच पार्ट ऑफ द बॉक्स मॉडल इज ट्रांसपेरेंट, देखो बॉक्स मॉडल क्या होता है, आपका ये कंटेंट है और ये उसका क्या है, बॉर्डर है। तो आप अगर बॉर्डर नहीं दे रहे हो तो बॉर्डर दिखता है क्या, नहीं दिखता। आपने जो भी यहां पर आपने क्या दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, क्या पैडिंग आपको दिखती है, बोलो पैडिंग दिखेगी क्या, अगर पीछे कोई टेक्स्ट होगा वो तो टेक्स्ट दिखने लगेगा ना। यानी ये जो पैडिंग होती है और ये जो बॉर्डर होता है, ये क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है। यही तो पैडिंग जो होती है, यानी जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर से कंटेंट का जो गैप होता है, अगर आप बॉर्डर नहीं दे रहे हो, बॉर्डर नहीं दिख रहा ना, यानी वो ट्रांसपेरेंट है। और साथ ही साथ क्या है आपका, ये जो आपने वो पैडिंग दे रखी है, पैडिंग भी तो आपकी ट्रांसपेरेंट है, बोलो। तो बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज तो दिया नहीं है, तो बॉर्डर एंड मार्जिन लगा लो, ठीक है। बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग तीनों ही क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। विच W3 CSS क्लास इज यूज टू क्रिएट अ क्लोज बटन, अगर आपको एक बटन बनानी है, क्लोज बटन, तो आप इनमें से कौन सी क्या यूज करोगे बताओ। क्या पैनल यूज करोगे, W3 क्लोज कुछ होता नहीं, W3 कार्ड क्लोज भी नहीं होता, और तो आंसर क्या होगा अपना, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं W3 डैश बटन। अब ये ऑप्शन तो अपने पास है ही नहीं ना, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि यूज होती है क्या, W3 डैश बटन। याद करो फॉर्म वाली क्लासेस लिखी होंगी तुमने, उसमें लिखा हुआ है
W3 डैश इनपुट, W3 डैश चेक, W3 डैश बटन. Which of the following W3 CSS class can be used to align text to the left? पता ही हमको W3 डैश लेफ्ट डैश अलाइन. अब देखो आंसर तो अपना होगा W3 डैश लेफ्ट डैश अलाइन, लेकिन वो आंसर है ही नहीं है. ठीक है ना, तो वो आंसर नहीं है तो अपन अभी क्या लगाएंगे, W3 डैश अलाइन डैश लेफ्ट. ठीक है, हालांकि जो क्लास होती है वो किस नाम से होती है, W3 डैश लेफ्ट डैश अलाइन, राइट डैश अलाइन और W3 डैश सेंटर. आगे बात समझ.